बागपत के बरनावा के पास बना लाक्षय ग्रह मजार है, कब्रिस्तान है या फिर महाभारत से उसका सरोकार है, इसको लेकर के 15 मई 1970 को एक कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो कि 50 वर्ष बीतने के बाद अभी भी चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागपत की जिला अदालत के ठीक बाहर। यहीं पर इस मामले में एक अहम सुनवाई होनी थी। उम्मीदें थी कि मामला निपट जाएगा, यानी कि महाभारत के साक्ष्यों को लेकर के जो महाभारत कानूनी चल रही थी वो उस पर एक विराम लग सकेगा और उस पर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हड़ताल है जिसकी वजह से सुनवाई टल गई। कोर्ट अपने फैसले में क्या देगा ये इस पर तय करेगा किसने क्या दलील दी है, लेकिन इतिहास की नज़रों से इसको कैसे देखा जाए बताने के लिए मेरे साथ में अमित राय जैन साहब हैं जो कि इतिहासकार हैं। कोर्ट क्या फैसला देगा वो कोर्ट पर है, क्या दलीलें हैं। आप इतिहासकार हैं, उस जगह को इतिहास किस चश्मे से देखता है? देखिए, बरनावा भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भारत की जो हिस्ट्री है वो रोक रहे हैं, ठीक। भारत की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें बरनावा का जो वर्णन है महाभारत काव्य के अंदर है। दो महाकाव्य रामायण और महाभारत। तो महाभारत और रामायण देश के इतिहास के बहुत प्रबल उदाहरण हैं। प्रमाणिक तौर पे इतिहास में महाभारत में इस बरनावा का जिसके ऊपर विवाद है उसका वर्णन मिलता है। जब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कौरवों के पास संधि प्रस्ताव लेकर के गए, उस समय 5 गांव जो मांगे गए उसके अंदर ये बरनावा, जिसको कि उस समय वारनाव्रत कहा गया है, लेकिन आज बरनावा के नाम, हाँ, आज बरनावा के नाम से उसको जानते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं महाभारत के। 1952 में जो हस्तिनापुर एक्सकेवेशन हुआ, फर्स्ट वाला जो हुआ था, जी, प्रोफेसर बेबीलाल साहब ने जो एक्सकेवेशन किया, उस एक्सकेवेशन में, उस उत्खनन में जो कल्चर सीक्वेंस वहाँ मिली थी, उसमें जो सबसे निचली लेयर पे सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो महाभारत कालीन थी और वहाँ पे पेंटेड ग्रेवियर मिला है। तो 2018 में हमारे प्रस्ताव पे जो एक्सकेवेशन यहाँ का हुआ उसमें भी पेंटेड ग्रेवियर मिला है और वही कल्चर सीक्वेंस एज इट इज़ बरनावा में मिली है। तो डायरेक्ट हम इस बात को पुष्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो हस्तिनापुर, जो कि उस समय महाभारत काल में कौरवों पांडवों की राजधानी थी, उसी तरह की कल्चर सीक्वेंस यहाँ है। तो दोनों का संबंध है। महाभारत में जो ज्योग्राफी का वर्णन मिलता है कि हिरण्य नदी यानी कि हिंडन नदी और कृष्णा नदी के दोनों के तट पर, दोनों के संगम स्थल पर टीला मौजूद है और आज भी वहाँ पर वो गुफाएं हैं जिन गुफाओं से निकल करके पांडव बचे, कौरवों के दुर्योधन के षड्यंत्र से निकलकर भागे। हालांकि विदुर नीति थी, विदुर ने उन लोगों को संकेत कर दिया था, उससे वो बच गए। तो जहाँ तक 3 तरह से चीज़ें पुष्ट होती हैं, एक लिटरेचर से, एक ज्योग्राफी से और एक होती हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजी के द्वारा जुटाए गए तथ्यों से। तो तीनों तथ्य इस बात को मानते हैं कि वहाँ पर महाभारत के समय के अवशेष हैं। अब जो ये विवाद वाली बात है, एज ए हिस्टोरियन जो मेरा सोचना है, जो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो टीला है, पूरा जो एरिया है, 108 बीघा कुल मिला के सारा, जी, हाँ, कुल मिलाकर पूरी 108 बीघा जमीन है। 108 बीघा जमीन में लगभग 1 बीघा जमीन में जो मेरठ वाले मार्ग पे स्थित है, बिल्कुल किनारे पे, वहाँ पर एविडेंस या जो एक मॉन्यूमेंट है वो मुगल मॉन्यूमेंट है। वही आपसे पूछने वाला था जैन साहब कि आप कह रहे हैं कि एएसआई ने भी खुदाई की, इतिहास बताता है कि इसका जो ताल्लुक है वो महाभारत के समय से है, लेकिन शेख बदरुद्दीन की जो मजार है वो भी इतिहास का हिस्सा ही है। जी, बिल्कुल इतिहास का हिस्सा है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेरे प्रस्ताव पे अभी 2020 में उसका कंजर्वेशन किया है। उसका जो सुदृढ़ीकरण है, उसकी दीवारें जो टूट गई थी उसको बनाया गया है आगरा सर्किल के द्वारा। तो वो भी एक इतिहास का हिस्सा है। यहाँ पर ये भी बनता है कि जो इस मामले के जो पहले वादी थे उनकी तरफ से कहा गया था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ये, तो अब इसमें फिर नहीं, आज भी मुस्लिम पक्ष का दावा वही है जो 1970 के करीब उनका दावा था। 50-55 साल पहले जो मुस्लिम पक्ष का दावा था और उन्होंने जो एविडेंस एडमिट किए हुए हैं कोर्ट के अंदर, उसमें भी उन्होंने वक्फ बोर्ड के ही कागजात लगाए। वक्फ बोर्ड का जो मुगल काल के दस्तावेज हैं, ब्रिटिश पीरियड के दस्तावेज हैं और बाद के दस्तावेज हैं, यानी कि आज के राजस्व के रिकॉर्ड हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम पक्षकारों ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लगाए हैं। कितना, मतलब पूरा 108 बीघे या जी, पूरा का पूरा जो 108 बीघा लैंड है उसके अंदर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दर्ज है। उसमें लिखा गया दरगाह शरीफ,
लेकिन क्योंकि वक्फ बोर्ड बहुत बाद में बना है और मुग़ल यानी कि लेटर मुग़ल पीरियड में वो बना है, तो उसके अंदर उस समय एविडेंसेस या ब्रिटिश टाइम के अंदर जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, उस समय तक वहाँ एविडेंस के बारे में डिस्कशन नहीं था। अगर कहीं महाभारत काल का मटेरियल भी पड़ा हो या कहीं हिंदू मॉन्यूमेंट्स पड़े हों तो उनको वहाँ देखा नहीं गया होगा। तो मुस्लिम बंदोबस्त जिस समय राजस्व का किया गया, उस समय पूरे टीले को दरगाह शरीफ के नाम पे दर्ज किया गया। तो मुस्लिम पक्ष का कागजी जो मुझे लगता है कि एविडेंस है वो काफ़ी पुष्ट है इस बारे में। लेकिन अगर एविडेंस के तौर पे, इतिहास के तौर पे, आर्कियोलॉजी के तौर पे देखा जाए तो पूरा का पूरा जो एरिया है महाभारत कालीन अवशेषों से वहाँ समृद्ध है, वहाँ चीज़ें मिलती हैं। अगर इस पूरे 108 बीघे को देखें, समझना चाहे भौगोलिक स्थिति, कैसे आप दर्शाएंगे? किस तरफ मज़ार, किस तरफ वो टीला, किस तरफ गुफाएं? देखिए, ये टीला 108 बीघे का है। इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर जो है वो हिंडन नदी और कृष्णा नदी का संगम स्थल है, यानी कि एक कॉर्नर दो नदियों का है। और जो पूर्वी हिस्सा है उस तरफ, पूर्वी और पश्चिमी जो हिस्सा है उस तरफ मेरठ की ओर जो बड़ौत से सड़क आ रही है वो स्थित है। यानी कि एक तरफ सड़क है, एक तरफ आबादी है, पिछली तरफ दो नदियां हैं। तो पूरा का पूरा हिस्सा समृद्ध है, उपजाऊ है और वहाँ पे लगातार 5000 साल से मानव बस्ती रही है। कोई ऐसा कालखंड नहीं रहा, चाहे महाभारत काल का पीरियड हो, चाहे कुषाण काल का, मौर्य काल का, शुंग काल का, गुप्त काल का, सल्तनत काल का, उसके बाद मुग़ल काल का। यानी कि लगातार वहाँ मानव बस्ती रही। आदमी ने वहाँ पर अपने मकान बनाए, रहना, करना, खाना, पीना, वहीं पर उनका सारा संसार चला है। तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थल देश के इतिहास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और देश के, भारत के इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण रोल है। इनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए और ASI के द्वारा, कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर एक बड़ा म्यूज़ियम बनाना चाहिए कि जो एविडेंस यहाँ से मिले हैं उनको वहीं पे डिस्प्ले किया जाए। तब भारत के इतिहास को, समृद्ध इतिहास को लोग जान पाएंगे। ये सब दो यहाँ दावे किए जा रहे हैं, दोनों दावे इतिहास का हिस्सा है जी। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक बहुत ज़्यादा पुराना है, एक कम पुराना है। जी, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ कि इस विवाद को आपसी समझ से हल करना चाहिए, समझदार लोगों को बैठना चाहिए। पूरा जो टीला है उस पे जो वेद यज्ञशालाएं बनी हुई है वहाँ पे, क्योंकि लगभग 50-60 साल से यज्ञ हो रहे हैं, जो ब्रह्मचारी है वहाँ पर, आश्रम के रहने वाले बच्चे हैं, वेद पाठी हैं, वो अपना हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको करने दिया जाना चाहिए। वहाँ गौशाला बनी हुई है, वो गौशाला भी चलती रहनी चाहिए। एक हिस्से पर मज़ार है तो उस मज़ार का विवाद समाप्त हो करके जो उनकी धार्मिक प्रक्रिया वो हों। लेकिन इतना बड़ा एरिया है, उसके अंदर भारत के इतिहास की, समृद्ध इतिहास की झांकी लोगों को मिले, पूरे विश्व से लोग आएँ, उसको देखें, महाभारत के एविडेंस देखें, वहाँ जो प्रमाण मिले हैं उनको वहाँ पे डिस्प्ले किया जाए। मेरा कहना है कि एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 5000 साल से आज तक की मानव बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन लड़ाई जो है वो मालिकाना हक को लेकर है। अब मालिकाना हक तो सब शुरू से चलता रहा है और महाभारत का युद्ध भी मालिकाना हक को लेके ही उसकी लड़ाई हुई थी। महाभारत का महायुद्ध भी इसी कारण हुआ था कि राजा कौन, लेकिन राजा कोई नहीं होता, लोग चले जाते हैं। लेकिन जितने सही समय पर सही निर्णय कर दिया जाए। और आज मुझे तो आकर बड़ी निराशा हाथ लगी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहना है कि आज जजमेंट नहीं दिया जाए, आज आर्गूमेंट किया जाए। 50-55 साल हो गए आर्गूमेंट करते, साक्ष्य इकट्ठा करते हुए। इसको कहीं एक दिशा दी जाए, इतिहासकारों का उसमें रोल ले लिया जाए, इतिहासकारों को नियुक्त कर दिया जाए रिपोर्ट लेने के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मंगा ली जाए ताकि किसी सही निर्णय पर कोर्ट पहुँच सके। बात करने के लिए शुक्रिया। तो कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो आगे पता लगेगा, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जो पूरा इलाका है वो इतिहास का हिस्सा है और उसको संजोया जाए और आगे बढ़ाया जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताया जाए कि यहाँ पर पहले क्या था और अब यहाँ पर क्या है, जिससे कि वो भी इतिहास को जान सके। प्रोड्यूसर होगी अमित के साथ जितेंद्र भाटी ने।